Hello students, I am Bhavna Tiwari and welcome all to my channel JNBS Institute Foundation Classes. आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है रिप्रोडक्टिव सिस्टम या कह सकते हैं रिप्रोडक्शन. सो स्टूडेंट्स, पहले तो हमें जानना ज़रूरी है रिप्रोडक्शन एक्चुअल में है क्या चीज़. रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है या वह क्रिया है जिसके फलस्वरूप जो कोई भी जीव या पौधा, कोई भी जानवर या फिर पौधा अपने बच्चों को या अपनी संततियों को जन्म देता है. द प्रोसेस बाय विच अ प्लांट और एनिमल गिव राइज टू देयर ऑफस्प्रिंग्स, द प्रोसेस नोन एज रिप्रोडक्शन. ओके, सो स्टूडेंट्स, रिप्रोडक्शन कितने तरह का होता है? रिप्रोडक्शन 2 टाइप्स का होता है. रिप्रोडक्शन 2 तरह से होता है. एक तो होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, asexual reproduction, and the second one is sexual reproduction. Okay, so अब हमारा ये जानना जरूरी है असेक्सुअल एंड सेक्सुअल ये है क्या. किसी भी वर्ड पे आप फोकस करते हैं असेक्सुअल यानी कि जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होना है, ऐसे एनिमल्स जिनमें गैमीट नहीं बनेंगे. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? गैमीट्स जो है, गैमीट फॉर्मेशन नहीं होता है. गैमीट फॉर्मेशन नहीं होता है किसमें? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. अलैंगिक जन्म में युग्मकों का जन्म नहीं होता है. ठीक है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट फॉर्मेशन होता है. अब हम ये देखते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स. सबसे पहले लेक्चर में हम देखेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितनी तरह से होता है, कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं जिनके थ्रू ये होता है, और कैसे हम समझ सकते हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्चुअल में कितने तरीकों से हो सकता है. ओके, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, इसमें सबसे पहला प्रोसेस जब हम देखते हैं तो हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बडिंग होता है. ओके, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहला टॉपिक जो होता है हमारा बडिंग होता है. इसको हिंदी में हम मुकुलन भी कहते हैं. ठीक है. अब इसमें होता क्या है, ये जनरली आप देखेंगे तो लो क्लास एनिमल्स में होता है. जैसे कि आप देखेंगे फाइलम प्रोटोजोआ हुआ, आपका पॉरीफेरा होता है, और सिलिंड्रेट्स में भी होता है. सिलिंड्रेट्स तक आपका बडिंग प्रोसेस देखने को मिलता है. इसमें होता क्या है, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, हमारा जो स्पॉन्जेस होते हैं, स्पॉन्जेस मतलब आप समझ सकते हैं पॉरीफेरा एनिमल. ओके, फाइलम पॉरीफेरा के एनिमल जैसे साइकल होता है. ओके, जैसे हम ये मान सकते हैं ये है साइकल. ओके, एंड इसमें क्या होता है, थोड़ा टाइम के बाद में जब भी मतलब बडिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है, टाइम पीरियड के बाद में इस एनिमल पर एक छोटा सा आउटग्रोथ आपको नजर आएगा. बाहर की तरफ निकला हुआ कुछ स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा. ठीक है. और ये आउटग्रोथ जो होती है धीरे धीरे करके एक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग ये ग्रोथ करती है. ओके, ये ग्रोथ करना स्टार्ट करेगी. कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर आपको बाद में नजर आएगा. हम एग्जांपल ले रहे हैं, ये हमारा स्पॉन्जेस में साइकल होता है, उसका एग्जांपल हम ले रहे हैं. ओके, तो थोड़ा और टाइम होगा तो ये कुछ ऐसा सा ग्रोथ करेगा. फाइनली जो हमारा ये एनिमल है ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा. ये दोनों ही अलग अलग टूट करके नए 2 एनिमल बना लेंगे. 2 नए एनिमल्स बना लेंगे. ये हमारा कौन सा है? ये हमारा है साइकल. ओके, इसको हम लाइफ साइकिल ऑफ साइकल भी कह सकते हैं. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये क्या है? लाइफ साइकिल ऑफ साइकल. साइकल जो हमारा एनिमल होता है जो कि पोरीफेरा का
मेंबर है, तो ये हमारा लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है किसके थ्रू? ये हमारा प्रोसेस है बडिंग। ओके, बडिंग में आपका एक तो एग्जाम्पल आता है साइकोन का, और दूसरा जो एग्जाम्पल आता है वो आता है आपका हाइड्रा। हाइड्रा में भी आपको बडिंग देखने को नजर आएगी। सेम प्रोसेस होता है, बस एक ही फर्क है कि ये आपका पॉलीफेरा का मेंबर है और साइकन आपका पॉलीफेरा का मेंबर है, और हाइड्रा सिलिंड्रेट्स का मेंबर है। सिलिंड्रेटा कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर हाइड्रा का बनता है। ये हमारा हाइड्रा है। सेम है साइकिल, सी में भी एक आउटग्रोथ आपको नजर आएगी टाइम के बाद में, टाइम पीरियड के बाद में एक आउटग्रोथ आपको यहाँ पे नजर आएगी। ये भी धीरे धीरे टाइम के साथ में ग्रो करना स्टार्ट करेगा, और आपको सारे स्ट्रक्चर धीरे धीरे इसमें बढ़ते हुए नजर आएंगे। इसमें भी आप देखेंगे टेंटिकल्स निकलना स्टार्ट होते हैं। फिर भी क्या होता है, तो अलग अलग एनिमल में टूट जाता है। ये हमारा क्या है, हाइड्रा। ये हमारा हाइड्रा का लाइफ साइकिल है। हाइड्रा भी आपका क्या करता है, बडिंग प्रोसेस को दिखाता है। सो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सेकेंड टाइप की, जो है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन यानी कि हमारा बीजाणुओं का बनना। ठीक है, सब प्रोटोजोआ, मैनी बैक्टीरिया, प्लांट्स एंड फंगस रिप्रोड्यूस वाया स्पोर। यानी कुछ प्रोटोजोआ वही आपके सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स, यानी आपके एक कोशिकीय पूर्ण विकसित कोशिका के साथ में जो एनिमल्स होते हैं वो हमारे एनिमल्स नहीं कह सकते, उनको हम कहते हैं प्रोटोजोआ। ओके, सम प्रोटोजोआ, मैनी बैक्टीरिया, बैक्टीरियल आपकी सेल्स जो होती है, बैक्टीरिया के बारे में आप सभी जानते होंगे। बैक्टीरिया, प्लांट तो सभी देखे हुए हैं। फंगस, ये आपके स्पोर्स के थ्रू भी क्या करते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। जैसे हम फंगस का एग्जांपल ले लेते हैं। फंगस आपको पता होगा फंगल इन्फेक्शन इतना ज्यादा क्यों फैलता है। पहली बात तो उसमें फ्रेगमेंटेशन होता है, और दूसरी बात उसमें आपका स्पोर फॉर्मेशन भी होता है। जो फंगस आपका होता है आपका मैं अभी फ्रेगमेंटेशन के बारे में आपको बताऊंगी, लेकिन अभी फिलहाल हम पढ़ रहे हैं स्पोर फॉर्मेशन। तो स्पोर फॉर्मेशन के बारे में देखते हैं। मान लीजिए ये कोई फंगल फिलामेंट है। फंगल फिलामेंट आपका कभी स्ट्रेट नहीं रहता है, एक के ऊपर एक जाल की तरीके, कहते भी हैं कवक जाल, फंगस के जो सिस्टम रहते हैं। तो ऐसा सा कुछ स्ट्रक्चर मान के चलिए आप, और इसमें क्या होता है, एक टाइम के बाद में कुछ ऐसा सा ग्रोथ आ जाता है, कुछ ऐसा सा ग्रोथ आपको नजर आएगा। इसी पे लगे होते हैं स्पोर्स, या भरे रहते हैं स्पोर कह सकते हैं आप। ठीक है, अब होता क्या है, ये स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है कि टाइम के साथ वाटर हो, एयर हो, या फिर किसी टच से जैसे भी होगा, तो ये स्पोर्स इस फंगस पे अपने आप एक टाइम के बाद में आ जाते हैं। ये स्ट्रक्चर नेचुरली ही इसमें ग्रो करता है, और उसके बाद क्या होता है, ये टाइम के साथ में इससे टूटकर अलग होगा, और जहाँ भी ये स्पोर्स गिरेंगे, मान लीजिए यहाँ पे बॉडी के एक सरफेस पे अगर फंगल इन्फेक्शन है और वहाँ पे आप ट्रीट भी कर रहे हैं, तब भी उसके स्पोर्स किसी अदर जगह पे जाकर के वही फंगल फिलामेंट वहाँ पे भी स्टार्ट कर सकते हैं। जहाँ भी ये स्पोर जाएंगे वहीं पे नया फंगल फिलामेंट शुरू हो जाएगा बनना। वैसे ही प्लांट्स और बाकी एनिमल्स में भी होता है। तो हम जब देखते हैं स्पोर फॉर्मेशन, तो स्पोर फॉर्मेशन पहली बात तो ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर्स क्या है आपके, असेक्सुअल स्ट्रक्चर्स हैं। ओके, ये जहाँ भी स्पोर्स आपको नजर आएंगे कहीं पे भी गिरे हुए, मतलब पहली बात तो ऐसे आंखों से देखना ही पॉसिबल नहीं है। ओके, तो स्पोर्स जैसे आपके ये जिस भी जगह पे अगर आपकी बॉडी के टच में रहते हैं, कोई फंगल फंगस इन्फेक्शन अगर आपको होता है, और ये इसकी वजह से एक्स्ट्रा क्यों फैलता है, क्योंकि स्पोर्स आपके टच होकर के किसी भी अन्य जगह पर लगते हैं, तो वो क्या करते हैं, वहाँ पे नए फंगल फिलामेंट्स का जो है ग्रोथ स्टार्ट कर देता है। ओके, सो ये है हमारा सेकेंड टाइप, जिसको कहते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सेकेंड टाइप, जो हमारा स्पोर फॉर्मेशन है या बीजाणुओं का बनना प्रक्रिया कहलाती है।
द थर्ड टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फिजन, जिसको हम खंडन भी कहते हैं। ओके, फिजन क्या है हमारा? प्रोकैरियोट्स एंड सम प्रोटोजोआ रिप्रोड्यूस वाया फिजन, यानी जो हमारे प्रोकैरियोट्स सेल्स कौन सी होती हैं ये आपको पता होगा, जिनमें क्या होता है, न्यूक्लियस आपका डेवलप नहीं होता है अच्छे से, कुछ सेल के ऑर्गेनल्स आपके नहीं होते हैं उसमें पाए जाते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, और भी कई सारी डिफरेंसेस होते हैं यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट एनिमल्स के बीच, यानी कि अल्प विकसित कोशिकाएं, हिंदी में अल्प विकसित कोशिकाएं कहते हैं, यानी कि अल्प विकसित कोशिकाओं वाले एनिमल जैसे आपका बैक्टीरियल सेल होता है, ठीक है, तो उनमें क्या होता है, आपका फिजन देखने को मिलता है। ओके, सम प्रोटोजोआ, यानी अब प्रोटोजोआ तो आप जानते ही हैं क्योंकि यूकैरियोट है, तो ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में ही देखा जाता है। और दूसरी बात इसमें लिखा हुआ है प्रोकैरियोट्स एंड सम प्रोटोजोआ रिप्रोड्यूस वाया फिजन, जो कि आप क्या करते हैं, फिजन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। इट अकर्स एट द सेलुलर लेवल व्हेन अ सेल कंटेंट्स आर रेप्लिकेट इंटरनली। ओके, ये क्या करता है, सेलुलर लेवल पे पाया जाता है पहली बात तो, यानी कि ये क्या होगा, आपका सिंगल सेल्ड एनिमल्स में देखने को मिलेगा, ठीक है, सेलुलर लेवल पे होता है, यानी कि सेल कंटेंट्स आपके जो होते हैं अंदर ही अंदर रेप्लिकेट हो जाते हैं। मान लीजिए सिंगल न्यूक्लियस है, प्रोटोजोआ की अगर हम बात करें सिंगल न्यूक्लियस है तो वो न्यूक्लियस डिवीजन होगा। दूसरी बात आपका सेल मटेरियल जितना भी होगा वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, पहले अंदर का मटेरियल रेप्लिकेट करेगा और उसके बाद में क्या होगा, वो डिवाइड होकर के दो सेल में बढ़ जाएगा। जैसे अगर अब देखते हैं, पहली बात तो आप ये समझ लीजिए फिजन के दो तरह होते हैं। पहले बात तो होता है बाइनरी फिजन, ओके, नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि आपका एक सेल टूटेगी और दो सेल बन जाएगी। ओके, यानी कि फिजन आपका क्या है, खंडन है, खंडन का मतलब ही होता है टूटना। ओके, लेकिन कोई भी चीज अगर मान लीजिए कोई भी चीज टूटती है, या तो वो एक से दो बनेंगे या एक से कई सारे टुकड़े बनेंगे, ठीक है, जब एक से दो बनेंगे वो बाइनरी फिजन होगा। मान लीजिए एक एनिमल टूटता है और उससे दो बनते हैं तो वो हमारा बाइनरी फिजन होगा, लेकिन एक टूटता है और उससे कई सारे बनते हैं वो हमारा मल्टीपल फिजन होगा। अब बाइनरी फिजन में सबसे बढ़िया एग्जांपल आता है प्रोटोजोआ का, हमारा जो होता है जो अमीबा, ठीक है। अब हम देखते हैं अमीबा कैसे सेल होती है, आपको पता है इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता। मान लीजिए न्यूक्लियस है, पूरा सेल हम नहीं बनाएंगे, हमको बस ये देखना है कैसे डिवीजन होता है, ठीक है। तो आपको ये चीज देखनी है कि सेल डायरेक्टली आपका बाहर से नहीं डिवाइड होने स्टार्ट हो रहे। आप कभी भी सेल डिवीजन पढ़ेंगे तो हमेशा न्यूक्लियस से चीजें स्टार्ट होती है, ठीक है। तो होता क्या है, टाइम के साथ में ये क्या होता है, न्यूक्लियस थोड़ा सा अपने शेप में चेंजेस करता है, थोड़ा सा डिफरेंस आता है, फिर क्या होता है न्यूक्लियस आपका थोड़ा और दिखता है, एक से दो में डिवाइड हो रहा है, आपको स्ट्रक्चर दिखाना है बाकायदा, तो आप कुछ ऐसा सा कर दीजिए इसको। फाइनली ये क्या होगा, एक से दो न्यूक्लियस बन गए। और जब एक से दो न्यूक्लियस बन गए हैं फिर क्या होगा, सेल वॉल भी उनके बीच में बनेगी और ये हमारी क्या होंगे, दो अमीबा डॉटर सेल रेडी हो जाएंगे। हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे, हो जाएंगे ना। तो अब हम यहाँ पे एक चीज देख रहे हैं, जो डिवीजन के लिए अमीबा आया है, ओके, जो डिवीजन के लिए अमीबा आया है इसको कहते हैं मदर सेल। क्या कहते हैं, मदर सेल, ठीक है। और जो हमारी टूट के बनी है, ये आई थी, ये मात्र कोशिका होगी, हिंदी में मात्र कोशिका, ओके। अब ये डिवाइड जब करेगी तो अब आगे देखेंगे आप, माँ से तो बच्चे ही बनते हैं, तो ये हमारी क्या होगी, पुत्री कोशिका या डॉटर सेल, डॉटर सेल, पुत्री कोशिका, ओके। तो अभी हमने यहाँ पे देखा है बाइनरी फिजन का एग्जाम्पल, ठीक है, बेस्ट एग्जाम्पल आपका है प्रोटोजोन्स में होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे मल्टीपल फिजन का एग्जाम्पल। मान लीजिए कोई सेल है यहाँ पे, मल्टीपल फिजन, ओके, मल्टीपल फिजन, ओके। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई एक सेल है, इसका न्यूक्लियस दो में ना डिवाइड होकर कई सारे में डिवाइड हो जाए, ठीक है, डिवीजन स्टार्ट हो गया। डेफिनेट आपको दिखने लगेगा, मान लो एक से चार बनी है तो चार न्यूक्लियस पहले डिवाइड हो गए, उसके बाद क्या होगा, सेल का मटेरियल भी क्या होगा, डिवाइड होकर के चार सेल बना लेगा, डॉटर सेल,
ये है मदर सेल, ये क्या है हमारी डॉटर सेल। ओके, ये हमारा हो गया फिजन। फिजन कंप्लीटेड। मल्टीपल फिजन, बाइनरी फिजन। बाइनरी मीन्स एक सेल टूटेगी, दो में डिवाइड होगी। मल्टीपल मतलब एक सेल टूटेगी, एक से कई सारी सेल्स बनाएगी, दो से ज्यादा। ओके, अभी हम जब नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़ते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो हमारा है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या आपका दिखाता है? अभी हमने पढ़ा था फिजन। फिजन और फ्रेगमेंटेशन एक मेजर जो डिफरेंस होता है, तो फिजन आपका होता है सिंगल सेल्ड एनिमल में। ओके, सिंगल सेल्ड एनिमल में आपका फिजन दिखेगा, और फ्रेगमेंटेशन आपका देखा जाता है मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स में। ओके, मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स में आप फ्रेगमेंटेशन का एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें क्या होता है, और फिजन में एक और, फिजन और फ्रेगमेंटेशन में एक मेजर और ये चीज़ है ना, उसमें क्या होता है आपके सेल के कंटेंट्स, फिजन में आपके सेल के इंटरनल कंटेंट्स डिवाइड होते हैं, बल्कि फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन यानी कि जो आपका फ्रेगमेंटेशन होता है उसमें क्या होता है, एक कोई मल्टी सेल्यूलर एनिमल है, उसमें सेल अपने अंदर से नहीं टूटेगी, सेल कई सारी आपस में जुड़ी हैं, वो सेल आपस से अलग हो जाएंगी। जैसे आप एग्जांपल देखेंगे अभी समझ में आपको आएगा। जैसे फिजन में हमने पढ़ा था सेल के न्यूक्लियस में डिवीजन हो रहा है और ये सारी चीज़ें हो रही हैं, कई सारे अंदर से चेंजेस हो रहे हैं। फ्रेगमेंटेशन में आप ये सारी चीज़ें नहीं देखते हैं। फ्रेगमेंटेशन का एग्जांपल बेस्ट है फंगस में देखने को मिलता है। ये मान लीजिए फंगल फिलामेंट है, ठीक है, इसमें मान लीजिए कई सारी सेल्स ऐसे ऐसे जुड़ी हुई हैं। ओके, इस तरह से ध्यान से देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ पाए। हमने जब फिजन पढ़ा था, फिजन में हम न्यूक्लियर डिवीजन की बात कर रहे थे, केंद्र के स्तर पे डिवीजन होता था। यहाँ हम न्यूक्लियर डिवीजन की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ हमें सिर्फ क्या करना है, ये यहाँ से टूटेगा और जहाँ जहाँ ये सेल्स जाएंगी वहाँ वहाँ हमारा नया फिलामेंट बन जाएगा, है ना। तो सबसे पहले तो आप ये सेल्स आपकी टूट जाएंगी, अलग अलग चार टुकड़े तो चार बनेंगे। ओके, तो ये आपके चार फंगस के आपके जो फ्रेगमेंट्स हैं आपको मिल गए, यानी कि फ्रेगमेंट्स के टूटने की प्रोसेस जो है वो फ्रेगमेंटेशन है। फिजन में क्या होता था, न्यूक्लियर लेवल पे होता था, ये सेलुलर लेवल पे होता है। ओके, अब यहाँ पे ये टुकड़े आपके टूट गए हैं, मान लीजिए कहीं भी पढ़ते हैं जा करके, तो ये एक नए फंगल फिलामेंट को पनपने में हेल्प करते हैं। हर एक फ्रेगमेंट नए फिलामेंट को बनाएगा, हर एक फ्रेगमेंट नए फिलामेंट को बनाएगा, हर एक फ्रेगमेंट नया फिलामेंट बनाएगा। इसीलिए कोई भी फंगल इन्फेक्शन आप देखते हैं वो इतना ज़्यादा इसीलिए फैलता है क्योंकि फंगस जो है कई तरह से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है। ठीक है, देखने वाली चीज़ ये है कि फंगस का जो इन्फेक्शन होता है वो असेक्सुअली कई प्रोसेस यूज़ करता है रिप्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो हमारा क्या है, फिजन का एग्जाम्पल है। ओके, अभी हम जो नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़ने वाले हैं वो हमारा है रीजेनरेशन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रीजेनरेशन है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है, कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप चीज़ों के अगर आप कोई भी वर्ड आपको दिखता है आप उसको अगर तोड़ के पढ़ना जानते हैं, समझना जानते हैं, री मतलब दोबारा होता है। कोई भी चीज़ में अगर रीसाइकल, किसी भी चीज़ को दोबारा से इस्तेमाल, वैसे रीजनरेशन दोबारा से किसी चीज़ का जनरेट हो जाना या बन जाना। ठीक है, सिंपल सी बात है, वर्ड्स को आप अर्थ निकालने की कोशिश करें। व्हाट इज रीजनरेशन? रीजनरेशन मतलब किसी भी चीज़ का, किसी भी वस्तु का या जीव का दोबारा से निर्माण हो जाना, पुनः निर्माण प्रक्रिया, वो हमारा रीजनरेशन होता है। ओके, इसमें सिंपल सी बात है, इट इज द प्रोसेस ऑफ रिन्यूअल, रिस्टोरेशन एंड ग्रोथ दैट मेक्स जीनोम, सेल्स, ऑर्गेनिज्म एंड इकोसिस्टम। सिंपल सी बात है, किसी भी चीज़ का दोबारा से बन जाना, हमारा दोबारा से उस चीज़ का पुनर्निर्माण, वही हमारा क्या होता है, रीजनरेशन प्रोसेस होता है। एनिमल्स की बात करते हैं तो रीजनरेशन हमें कई जगह पे देखने को मिलता है। सिलेंडर्स में आपका हाइड्रा होता है, वो भी थोड़ा सा आप कह सकते हैं रीजनरेशन आपका शो करता है। लेकिन बेस्ट एग्जाम्पल जो आपकी बुक में भी दे रखा है, आप प्लेनेरिया के बारे में पढ़ते हैं, प्लेनेरिया एनिमल आप पढ़ते हैं, ठीक है, तो आपका रीजनरेशन शो करता है, कुछ ऐसा सा एनिमल होता है। ओके, अब प्लेनेरिया में इतनी अच्छी रीजनरेशन पावर होती है कि ये अगर मान लीजिए ये
पार्ट्स में टूट गया है, ये क्या होगा, दोनों ही पार्ट इसके रीजेनरेट करेंगे, रीजेनरेट दोनों ही पार्ट करेंगे। होता क्या है इसमें, क्या होता है, ये स्ट्रक्चर ऐसा सा ग्रो करना स्टार्ट करेगा धीरे धीरे। इसमें ऊपर वाले पोर्शन में मान लीजिए हम अभी आधा ऐसे, मान लीजिए ये ऐसे कटा और ये हमारा ऐसा निकला, ओके, दोनों पार्ट हमारे निकल आए हैं। अभी कैसे रीजेनरेट करेगा, इसमें होगा क्या, इसमें हमारा नीचे का पोर्शन बनना स्टार्ट हो जाएगा जो छूटा था, और इसमें हमारे तुरंत ही हेड की ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाएगी, ओके। फिर ये पूरी तरह से ग्रो करके एक हेल्दी और रीजेनरेटेड प्लेन एरिया बना लेते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान देने वाली है, रीजेनरेशन जो प्रोसेस होता है आपका, रीजेनरेशन प्रोसेस आपका सिर्फ और सिर्फ एक्सीडेंटली अगर ये कर गए तभी होगा। कोई भी एनिमल शौक से ये नहीं चाहेगा कि मुझे काट दिया जाए और मैं दोबारा से रीजनरेट करूँ, तो ये एक्सीडेंटल प्रोसेस है। अगर कभी भी ये दो टुकड़ों में टूट जाता है और ये डिवीजन इस तरह से अपना शो करता है, तो रीजनरेशन के थ्रू अपनी बॉडी को दोबारा से बना लेता है। अब एक एनिमल टूट रहा है, एक से दो बन रहे हैं, इसलिए इसको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रख दिया गया है। लेकिन कोई भी अपनी अनुकूल परिस्थितियों में ऐसा नहीं करता है। एक्सीडेंटल प्रोसेसेस में रीजनरेशन का प्रोसेस आपको नजर आएगा, ओके। अभी हम बात करते हैं जेम्यूलेशन की। 6th जो एग्जाम्पल आता है हमारा, जेम्यूलेशन, ठीक है, यानी जेम्यूल का बनना। व्हाट इज जेम्यूल? कई सारे बच्चों ने नाम भी नहीं सुना होगा जेम्यूल का। जेम्यूल है क्या? स्ट्रक्चर आया नहीं दिमाग में सोच के? जेम्यूल क्या है? जेम्यूल आपका पॉरीफेरा एनिमल्स में बनने वाला स्ट्रक्चर है। कब बनता है? प्रतिकूल परिस्थितियों में, यानी कि अनफेवरेबल कंडीशंस में। क्या होता है जब अनफेवरेबल कंडीशन, आप सिंपल जानते हैं, पॉरीफेरा एनिमल आपको किसी भी पॉन्ड में, किसी पानी के गड्ढे में, कहीं भी आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो अनफेवरेबल कंडीशन में, ऐसी कंडीशन जो उनके लिए सही नहीं है, तो होता क्या है, अभी मान लीजिए किसी तालाब में पानी भरा हुआ है, वहाँ पे पॉरीफेरा के एनिमल्स कई सारे पाए जा रहे हैं और सडनली वो तालाब क्या हो, सूखने लगे, है ना। अब सूखने लगा तो क्या होगा, तालाब अगर सूख रहा है तो वो एनिमल भी तो डेड हो जाएंगे। तो एनिमल डेड होने से पहले अपने स्पोर्स को एक स्ट्रक्चर में कैप्चर करके, सील करके वहीं पे छोड़ देते हैं। एरिया सूख जाता है, वो स्ट्रक्चर पड़ा रहता है वहीं पे। दोबारा से जब कभी बरसात होती है, कभी भी पानी पहुंचता है उस एरिया तक, तो वो क्या होता है, वो स्ट्रक्चर अपने उस कैप्चर्ड एरिया से बाहर निकलता है। जो उसके स्पोर्स होते हैं उस स्ट्रक्चर से बाहर आते हैं और वहाँ पे ग्रो करके पूरे के पूरे स्पॉन्जेस की कॉलोनी को दोबारा से बना देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जेम्यूल फॉर्मेशन होता है, जेम्यूलेशन का प्रोसेस होता है। तो पॉरीफेरा में हमारे एनिमल्स आते हैं, साइकल आता है आपका, यूप्लैक्टेला आता है, और भी कई सारे एनिमल्स हैं। तो बेसिकली आपको स्पॉन्जेस में ये देखने को मिलेगा। और जेम्यूल का बनना जो प्रोसेस होती है वो अनफेवरेबल कंडीशन में होती है, फेवरेबल कंडीशन में नहीं होती है। जेम्यूल बनना जो आप होता है, आप ऐसे देखिएगा, सिंपल सा बनाना बहुत इजी है, बस ध्यान दीजिएगा। ऐसा बनाएंगे, इस बार इसको उठा के ऐसा कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या कर दीजिए, इसको थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, ऐसा सा, ओके। यहाँ पे स्पोर्स भरे रहते हैं, ये हार्ड कवरिंग होती है और इस पे स्पाइक्यूल्स होते हैं, इस पे स्पाइक्यूल्स होते हैं। ये हमारा जेम्यूल है, ये अंदर स्पोर्स सिक्योर है, ये ओपनिंग होती है, ये ओपनिंग है, ओके। इसी से होकर के बाहर आते हैं स्पोर्स। और ये हमारे स्पाइक्यूल्स ऑफ स्पॉन्जेस क्या करते हैं, कोई भी एनिमल और या फिर कुछ इसको कंज्यूम ना कर ले, तो इसको सिक्योर रखने के लिए यहाँ पे ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो जेम्यूल फॉर्मेशन हमारा कहाँ देखने को मिलता है? स्पॉन्जेस में मिलता है, अनफेवरेबल कंडीशन में मिलता है, ओके। ये आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और याद रखिएगा, ओके। जेम्यूल फॉर्मेशन हो गया हमारा। फिर आती है बात हमारी लास्ट, यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। 7
वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेवंथ हमारा एग्जाम्पल जो होता है, सेवंथ टाइप असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है? कई सारे प्लांट्स ने अपने अंदर कुछ ऐसे जेनेटिक फीचर्स, कुछ ऐसे जेनेटिक चेंजेस करके कुछ ऐसे फीचर्स को इवॉल्व कर लिया कि वो बिना किसी स्पोर या सीड के रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। बिना किसी स्पोर या सीड के वो रिप्रोड्यूस इजीली कर सकते हैं। आप कई सारी जगह देखते हैं कलम लगाई जाती है, ग्राफ्टिंग होती है ना, तो वो आपका सारा का सारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का ही प्रोसेस होता है। ठीक है, आप कभी भी देखते हैं जब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो हमारा ज़्यादा दूर मत जाइए, आप घर के किचन में चले जाइए। ठीक है, कभी कभी आप देखते हैं जो आलू होता है ना, आलू आपका सिंपल सा ऐसा सा होता है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर, बीच बीच में हल्का हल्का सा ऐसा भी होता है ना। ये रहा आपका आलू। इसमें कभी कभी देखते हैं थोड़ा सा ग्रीनिश वाइटिश स्ट्रक्चर निकलता है, छोटा छोटा सा। मान लीजिए ये ग्रोथ हो गई, ओके, इसको कहते हैं पोटैटो ट्यूबर। क्या कहते हैं इसको? आलू की आंख, पोटैटो ट्यूबर। जनरल लैंग्वेज में आलू की आंख कहते हैं। ठीक है, पोटैटो ट्यूबर। अब होता क्या है, अगर हम पोटैटो को इस पोर्शन से कट करें और जमीन में लगा दें मिट्टी में, तो ये क्या करेगा, ग्रो करके पूरे प्लांट को बना लेगा। पोटैटो ट्यूबर पूरा का पूरा प्लांट इसी से बन जाएगा। ठीक है, वैसे ही हम गन्ने को देखते हैं, गन्ने की गांठ से अगर उसको लगा दिया जाए तो वो भी पूरे पूरे प्लांट को बना लेता है। ठीक है, और आपका पहला तो एग्जाम्पल आपका पोटैटो ट्यूबर हुआ। एक आपकी ब्रायोफिलम, ब्रायोफिलम प्लांट के बारे में आपने सुना जरूर होगा, और जिसने नहीं सुना है वो समझ ले, वो एक पत्ती ही पूरे के पूरे पेड़ को बना देती है। अगर वो पत्ती पड़ी हुई है जमीन पे तो कुछ टाइम के बाद वो ग्रो करके एक पूरे के पूरे पौधे को बना देती है। ठीक है, ब्रायोफिलम का जो पत्ता होता है वो एग्जाम्पल होता है इसका, पोटैटो ट्यूबर तो है ही है। और दूसरी बात आपका शुगर केन होता है एग्जाम्पल, और आपकी ग्राफ्टिंग कलमें जो लगाई जाती हैं, कई सारी जो है कलम लगा के कई सारे पौधे तैयार किए जाते हैं नए नए तरीके, तो ये भी आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का बेस्ट एग्जाम्पल होता है। ठीक है, अभी हमारे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सारे टाइप लगभग कवर कर लिए हैं। सो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, और कोई भी क्वेश्चन या कन्फ्यूजन होता है इन टॉपिक्स से रिलेटेड जो भी मैंने आज एक्सप्लेन किए हैं तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, और मैं पूरी कोशिश करूँगी मैं उसका आंसर करूँ, या आपको कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, तो मैं जब भी देखूँगी मैं पक्का आंसर करूँगी। ओके, थैंक यू।